नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नेक्स्ट जेन पीसीएस पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की एक बेहद खास और सरल श्रृंखला। अगर आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस या बीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास, उसकी संरचना, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, संस्थाएं और वो सब कुछ जो एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले हमें ये देखना होगा कि इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में। इसके बाद हम शुरू करेंगे आज की अपनी पहली क्लास। तो आइए देखते हैं इंडियन पॉलिटी का सिलेबस क्या है, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और एमपी पीसीएस। अगर हम यूपी पीसीएस की बात करें तो इसमें जीएस पेपर 1 में कुल 150 प्रश्न होते हैं, जिनमें 10 से 15 प्रश्न लगभग इंडियन पॉलिटी से होते हैं। बिहार पीसीएस की बात करें तो इसमें 20 से 25 प्रश्न आते हैं। वहीं एमपी पीसीएस में भी 10 से 15 प्रश्न इंडियन पॉलिटी से पूछे जाते हैं। ये प्रश्न भारतीय संविधान, संसद, राष्ट्रपति, मौलिक अधिकार, टीपीएसपी, चुनाव आयोग, संविधान संशोधन आदि जैसे टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर हम यूपी पीसीएस में इंडियन पॉलिटी के सिलेबस की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान का विकास एवं निर्माण, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ और राज्य की कार्यकारिणी, संसद और राज्य विधानमंडल, न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाएं, स्थानीय शासन जैसे पंचायती राज, नगर पालिका, संविधान संशोधन और आपातकालीन प्रावधान, नागरिकता, चुनाव प्रणाली और राजनीतिक दल जैसे टॉपिक शामिल किए जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज की हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारतीय संविधान का विकास एवं निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण रातों रात नहीं हुआ। यह एक दीर्घकालिक, ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके विकास में कई अधिनियमों और घटनाओं की भूमिका रही। उनमें से प्रमुख अधिनियम थे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 का भारत सरकार अधिनियम। आज हम जो पहले अधिनियम की बात करेंगे उसमें है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आइए देखते हैं हम इस एक्ट के बारे में। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला ऐसा कानून था जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर सीधे नियंत्रण की शुरुआत की। इसकी निम्न विशेषताएं थी। यह अधिनियम लागू होने पर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर नहीं बल्कि बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई, जिसमें 4 सदस्य थे जो निर्णय लेने में उसकी मदद करते थे। इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया, जो उस समय भारत का सबसे उच्च न्यायिक निकाय था। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इस अधिनियम के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार में भाग नहीं ले सकते थे। यह एक प्रमुख सुधार था। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे केंद्र में सत्ता का केंद्रीकरण का शुरुआत हुआ। इस अधिनियम का निम्न महत्व था। यह पहला कदम था जिससे ब्रिटिश संसद ने कंपनी के शासन में हस्तक्षेप शुरू किया। बाद के अधिनियमों 1784, 1813, 1833, 1858 की नींव इसी से पड़ी। 1773 के एक्ट के बाद आता है 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आई कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस एक्ट के थ्रू निम्न विशेषताओं को अपनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक शक्ति सीमित कर दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट केवल कलकत्ता के ब्रिटिश नागरिकों और कंपनी के कर्मचारियों पर ही अधिकार रखता था। भारतीयों और गैर कंपनी कर्मचारियों पर इसका अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद के कार्य कानून के दायरे में सुरक्षित माने गए। हिंदू और मुस्लिम पर्सनल लॉ का सम्मान, धार्मिक मामलों में निर्णय अब हिंदू और मुस्लिम कानूनों के अनुसार किए गए। कंपनी के कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा दी गई। इस एक्ट का निम्न महत्व था। 1781 का अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के दायरे को व्यवहारिक और न्यायिक रूप से स्पष्ट करता है। इससे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच टकराव की स्थिति को कम किया गया। आज की क्लास के लिए अंतिम अधिनियम की जो हम बात करेंगे वो है 1786 का अधिनियम।
पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आया एक सुधार कोई स्वतंत्र कानून नहीं था, बल्कि यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक विशेष संशोधन था। इसे सामान्यतः लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम की निम्नलिखित विशेषताएं थी। गवर्नर जनरल को अतिरिक्त शक्तियां दे दी गईं। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद की सलाह न मानने का अधिकार दिया गया। यदि आवश्यक समझे तो वह अपने व्यक्तिगत निर्णय पर भी कार्य कर सकता था। यह शक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस को सौंपी गई जब उन्होंने गवर्नर जनरल बनने की शर्त रखी कि उन्हें पूर्ण कार्यकारी अधिकार मिलने चाहिए। गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ की दोहरी भूमिका। कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और कमांडर इन चीफ दोनों का पद दिया गया। इससे सैन्य और प्रशासनिक कार्यों में समन्वय बना। इस अधिनियम का महत्व यह था कि यह अधिनियम भारत में एक व्यक्ति शासन प्रणाली की शुरुआत का संकेत था। इससे गवर्नर जनरल की राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति बहुत बढ़ गई।